हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम वर्णमाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपके सारे डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको ना आए। तो देखते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले फोकस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। यानी आपको ये बताना है कि जो हमारा उ वर्ड है, जब उसकी ध्वनि निकलती है, जब उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास कंठ, दूसरा है मूर्धा, तीसरा है तालु और चौथा है दंतोष्ठ। अब आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो अगर हम कंठ की बात करें तो गाइस, जितने भी का वर्ग के वर्ड होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। मूर्धा की बात करें तो जितने भी ट वर्ग के वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और तालु की बात करें तो जितने भी च वर्ग के वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। और जो ई और छोटी ई और बड़ी ई होते हैं उसका भी उच्चारण स्थान तालु होता है। तो यहाँ आपका दंतोष्ठ सही हो जाएगा। उ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि व का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास दंतोष्ठ, ओष्ठ, दंत, तालव्य। अब इसमें से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। कमेंट करके आपको बताना है और आपको ये एनालाइज भी करना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। व का जो उच्चारण स्थान है वो दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। यानी जो ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं व्यंजन, उनमें से आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन क्या क्या है? पहला है शा, दूसरा है हा, तीसरा है ला और डी है आपका जो चौथा है वो आपका छा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो गाइस, इसमें से जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। जितने भी चा वर्ग के होते हैं वो स्पर्श व्यंजन तो होते ही होते हैं, साथ में आप उन्हें स्पर्श संघर्षी भी कह सकते हैं। यानी चा वर्ग के सभी वर्ड स्पर्श संघर्षी होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्पर्श संघर्षी कौन सा है तो आपको याद रखना है कि जो भी चा वर्ग के होते हैं वो आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि का उच्चारण स्थान क्या है। स्टार्टिंग के ऑप्शन में ही मैंने आपको बताया है कि का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। यहाँ आप का से याद रख सकते हैं कि का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 50, दूसरा है 52, तीसरा है 57 एंड चौथा है आपका 55। अब आपको इसमें से राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। तो गाइस, इसमें से जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी वर्णों की वर्णमाला में वर्णों की टोटल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया है कि जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, जो व्यंजन दिए हुए हैं, इनमें से अंतःस्थ कौन सा नहीं है। ये नहीं पूछा कि अंतःस्थ कौन सा है, ये पूछा है कि अंतःस्थ कौन सा नहीं है। तो अगर आपको ये पता है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये जो चार होते हैं ये आपके अंतःस्थ होते हैं। अब आपको इसमें से ये देखना है कि या, रा, लावा के अलावा जो भी व्यंजन दिया होगा वो आपका अंतःस्थ नहीं होगा। तो यहाँ आपका जो बा है वो आपका उसमें अंतःस्थ में नहीं आता, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बा आपका अंतःस्थ नहीं है, जबकि या, रा, लावा आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है। अब आपको अगर ये याद है कि उस वर्ण में कौन कौन से आते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस वर्ण में आते कौन कौन से हैं। तो गाइस, सा, ख, सा, हा ये आपके उस में आते हैं। यानी जो सा शरीफा वाला हो गया, खा खटपोड़ वाला हो गया, सा सरौता वाला हो गया और हा ये आपके उस्म वर्ण कहलाते हैं। तो ता भी इसमें नहीं आता, फा भी इसमें नहीं आता, रा भी नहीं आता, यानी डी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। उस्म वर्ण कौन सा है? ख आपका उस्म वर्ण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, यानी किसमें स्थान दिया गया है? स्वर में स्थान दिया गया है, व्यंजन में स्थान दिया गया है, द्विगुण व्यंजन में स्थान दिया गया या संयुक्त व्यंजन में स्थान दिया गया है? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि री को वर्णमाला में कहाँ स्थान दिया गया है? स्वर में स्थान दिया गया है। री आपका स्वर में आता है, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस पूछा गया है कि इनमें से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? अब पहले आप ये सोचिए कि मूर्धन्य ध्वनि कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के ऑप्शन में ही बताया है कि जितने भी ट वर्ग के वर्ण होते हैं, यानी ट वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं, टा ठा डा ढा आड़ा, ये सब क्या है? आपके मूर्धन्य ध्वनि है। तो इनमें से देखिए कि कौन सा ट वर्ग के अलावा है। तो यहाँ जो ये ऑप्शन है डी, ये आपका मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ये कौन सा है? ये उच्छिप्त ध्वनि में आता है। ये आपका उच्छिप्त ध्वनि कहलाता है, ये आपको याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, यानी द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कहां से आप द ध्वनि का उच्चारण करते हैं? पहला ऑप्शन है आपका तालव्य, दूसरा है दंत, तीसरा है कंठ और चौथा है आपका ओष्ठ। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो द ध्वनि जो है, द जो वर्ण है, ये किस वर्ग में आता है? ये त वर्ग में आता है। और त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? त का जो उच्चारण स्थान होता है वो है आपका दंत, यानी द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ आपको 4 स्टेटमेंट दिख रहे होंगे, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी बाकी के 3 स्टेटमेंट सही होंगे, एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो गलत होगा, तो वही आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला है ता था दंत व्यंजन है, बिल्कुल सही है। ता था जो भी ता वर्ग के हैं आपके व्यंजन, वो सब दंत व्यंजन कहलाते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये एक्चुअल में राइट स्टेटमेंट है, यानी ये सही लिखा गया है। दूसरा क्या है? व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के हो ही नहीं सकता, तो यहाँ ये क्वेश्चन गलत है। यानी अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है? सही नहीं है। तो 11 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बाकी क्या है? या व अर्धस्वर है। जी हाँ बिल्कुल, या और व क्या कहलाते हैं? आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। और सा खा सा जो है ये आपके उस्म व्यंजन कहलाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन प्रकंपित व्यंजन है। अगर आपको पता है कि प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है तो इसमें से आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला है चा, दूसरा है खा, तीसरा है रा और चौथा है आपका ट। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, यानी कौन सा प्रकंपित व्यंजन है। तो गाइज इसमें जो सी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। रा क्या है? प्रकंपित व्यंजन है, तो ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके पास पहला जिसमें दिया हुआ है फ और वा, दूसरा है या और रा, तीसरा है क और चा और चौथा है आपका ट और ठ। तो अगर हम चौथे की बात करें तो ये क्या है? ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है। ट वर्ग के जितने भी आपके आते हैं व्यंजन आते हैं वो क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, दंतोष्ठ नहीं है। या और रा की बात करें तो ये क्या है? अंतस्थ है, ये भी दंतोष्ठ नहीं है। अगर का और चा की बात करें तो का कंठ होता है और चा का क्या होता है? तालव्य होता है, तो ये भी सही नहीं है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी फा और वा का उच्चारण कहां से होता है? दंतोष्ठ से होता है, तो ये 13 नंबर का ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। मैंने बार बार आपको रिपीट करके बताया हुआ है कि का वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उन सभी का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ होता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आता है व्यंजन तो वो आपका कंठ नहीं कहलाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि का ख गा ये तीनों का वर्ग के हैं, लेकिन डा आपका क वर्ग का नहीं है, यानी इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, यानी 3 आपके संयुक्त वर्ण हैं, एक ऐसा वर्ण है जो संयुक्त नहीं है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो ए कौन सा है? छा। छा हमें पता है क और सा से मिलकर बना है, यानी ये संयुक्त वर्ण है। त्रा की बात करें तो ये भी 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, त और रा, तो ये भी संयुक्त वर्ण है। ज्ञ की बात करें तो ये ज और इया से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी आपका संयुक्त वर्ण है। तो बचा ऑप्शन कौन सा? डी। री क्या है? संयुक्त वर्ण नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, जिनमें से यानी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिनमें से आपके चारों में से 3 गलत है, एक स्टेटमेंट सही है। वही स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है ड और ड को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, इसको स्थान प्राप्त नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद है पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण कहलाता है, ये भी गलत है। पहला और तीसरा क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरे और चौथे स्थान के जो भी व्यंजन होते हैं वो आपके महाप्राण कहलाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर दिया हुआ है चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी है, ये क्या है? ये सभी चा वर्ग के हैं, और मैंने आपको अभी बताया है इमीडिएट कि चा वर्ग के जितने भी व्यंजन आएंगे वो आपके स्पर्श संघर्षी होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सही हो जाएगा, यानी च छ जा झा स्पर्श संघर्षी हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और चौथा देख लेते हैं। चौथा है यारा लावा उष्म वर्ण है, बिल्कुल नहीं है। स ख साहा जो है वो उष्म वर्ण है, यारा लावा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है, अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही और गलत की पहचान करनी है आपको, ये बताना है। 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही शब्द है। तो गाइज हम सभी को पता है इसमें से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परीक्षा जो इस तरह लिखी जाती है, अगर इस तरह हम इस शब्द को लिखते हैं तो ये एक सही शब्द कहलाता है, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सही गलत की पहचान करनी है। तो गाइस इसमें भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब पुरुष शब्द हम लिखते हैं तो उसको सही लिखने का तरीका यही होता है, तो ये भी आपको एक बार याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क और ए को अगर हम मिला दे तो उनमें से एक नया फॉर्म रिलेट बनेगा, वो कौन सा फॉर्म बनेगा? यानी क और ए से निर्मित रूप कौन सा है? इसमें क्या होगा? इसमें ए की मात्रा लग जाएगी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर गा में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दे तो उससे एक नया जो शब्द फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? इसमें ऊ की मात्रा लग जाएगी और ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इनमें से कौन सत्य है? यानी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिनमें से 3 स्टेटमेंट आपके गलत होंगे, एक स्टेटमेंट आपको सही होगा। उसी स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं, रीड करते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। पहला है स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, बिल्कुल सही बात है। स्वर का उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो ये आपका सही है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर पहले में ही आ गया। ए अगर सही है तो बाकी गलत होंगे, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो सेकंड क्या दिया हुआ है? व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं, बिल्कुल गलत। व्यंजन जो है हमेशा व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, ये भी गलत है। अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं और ये तत्सम शब्दों में ज्यादा होते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, ये भी गलत है। व्यंजन 2 प्रकार के नहीं होते, स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, तो ये आपका राइट स्टेटमेंट होगा, यानी जो मैंने आपको बताया है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये आपका गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? यानी 3 जो आपके दिए हुए ऑप्शन वो ऊष्म ध्वनि है, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो ऊष्म ध्वनि नहीं है। तो ऊष्म ध्वनि कौन कौन से होते हैं? ऊष्म होते हैं श, ख, श और ह।
ये आपके उष्म होते हैं। ज आपका उष्म नहीं होता है। झ क्या होता है आपका स्पर्श संघर्षी होता है, क्योंकि ये च वर्ग से रिलेटेड है और च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालव्य होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य होगा और ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुतान का संबंध है, यानी आपको अनुतान का बताना है कि मीनिंग जो अनुतान है वो किससे रिलेटेड है। पहला है उच्चारण के समय से, दूसरा उच्चारण के उतार चढ़ाव से, तीसरा उच्चारण में निकली वायु से या उच्चारण के कंपन से। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुतान का जो संबंध है वो उच्चारण के उतार चढ़ाव से रिलेटेड है। तो यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि इनमें से कौन सही है। सही गलत के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। इस टाइप के जो एग्जाम हो रहे हैं, इस टाइम पे जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, सही गलत बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। तो क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सही है, यानी एक स्टेटमेंट आपका सही होगा। देखते हैं कौन सा सही है। अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। जी हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। तो आपका आंसर तो पहले ही आ गया, यानी 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी बाकी हम रीड कर लेते हैं एक बार, क्योंकि कुछ ना कुछ नॉलेज हमें मिलती ही है। बी क्या दिया हुआ है? वह महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। बिल्कुल नहीं, महाप्राण में मुख से वायु की ज्यादा मात्रा निकलती है, इसीलिए तो कहते हैं महाप्राण। वर्ड की ही अगर हम मीनिंग निकाले तो महाप्राण यानी वायु की मात्रा हमारी ज्यादा निकलेगी। तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। ऐसा नहीं है, अल्प प्राण में खास स्वर पर बल नहीं पड़ता। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। महाप्राण में शब्द के प्रथम शब्द पर बल पड़ता है। ऐसा भी नहीं है, महाप्राण के शब्द के प्रथम स्वर पर बल नहीं पड़ता। ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? अब आपको ये बताना है कि महाप्राण कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको अल्प प्राण और महाप्राण की पहचान पता है तो आप बता सकते हैं। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? किसी भी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें स्थान के जो भी व्यंजन होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाते हैं। और महाप्राण क्या होंगे? दूसरे स्थान के, चौथे स्थान के जो भी व्यंजन होंगे वो आपके महाप्राण कहलाएंगे। तो इसमें से देखते हैं कौन सा है। तो खा क्या है? आपका दूसरे नंबर का आता है क ख, तो ये महाप्राण है। तो इसमें पूछा महाप्राण नहीं है, तो ये महाप्राण है। उसके बाद क्या है? पा। पा भी आपका महाप्राण, पा आपका महाप्राण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर पे आते हैं। पा का अगर आप उच्चारण करेंगे तो पा यानी पहले पे ही आ गया। तो पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पे जो भी आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। तो ये आपका क्या है? अल्प प्राण है, ना कि महाप्राण। ये आपका क्या है? अल्प प्राण है। तो इसमें पूछा हुआ महाप्राण नहीं है, यानी पा आपका महाप्राण नहीं है। बाकी आपके सभी महाप्राण कहलाएंगे। स और ख ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? अल्प प्राण कौन से होंगे? पहले, तीसरे और पांचवें के। का क्या है? पहले का है, तो ये भी एक अल्प प्राण है। ख महाप्राण कहलाएगा। घ चौथे स्थान का, ये भी महाप्राण कहलाएगा। ता, था, दा, धा, धा भी क्या? चौथे स्थान का, ये भी महाप्राण कहलाएगा। तो का आपका अल्प प्राण ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको यही बताना है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी कौन सा शुद्ध लिखा गया है, यानी शुद्ध रूप कौन सा है आगामी का। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगामी को हम इस तरह लिखते हैं, जब हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक शब्द शुद्ध वर्तनी कहलाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें भी आपको वही सेम बताना है। अब ये इसमें आक्रामक दिया हुआ है, आक्रामक का शुद्ध रूप कौन सा है? ये वाला हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया है कि किस युग्म को अर्ध स्वर कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास या और वा, या और रा, ता और फा, या गा और घा। तो गाइज इसमें से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। या और वा का जो युग्म है इसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इसे लिखते हैं तो इसका उच्चारण कुछ अलग भी आ जाता है, यानी जब इंग्लिश में लिखते हैं तो इसका उच्चारण कभी कभी अलग हो जाता है। तो इसलिए या और वा क्या कहलाएंगे? हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि या और वा क्या होते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो गाइस जितने भी प वर्ग के वर्ण होते हैं वो सभी ओष्ठ होते हैं। तो देखते हैं प वर्ग में कौन सा नहीं आता। प, फ, ब, भ सब आते हैं, लेकिन ना आपका त वर्ग में आता है। तो ये क्या होगा? ओष्ठ नहीं कहलाएगा। ना आपका अनुनासिक होता है। अंगा, इया, नाम, ड़ा, ना, मा, ये जितने भी होते हैं पांचवें वर्ग के, ये आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ना आपका ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही सत्य असत्य सही गलत यही पहचान करनी है आपको। कौन सा असत्य है, गलत आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ता ओष्ठ व्यंजन है, ता ओष्ठ व्यंजन नहीं है। ता कौन सा है? ता आपका दंत व्यंजन है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है। तो यही आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। श क्या है? ऊष्म व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। फ आपका ओष्ठ व्यंजन है, प वर्ग के सभी जितने भी आते हैं वो ओष्ठ कहलाते हैं, ये भी सही है। छ आपका संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। क और स से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या है? छ एक संयुक्त व्यंजन है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है च वर्ग है, यानी चा वर्ग का उच्चारण किस स्थान से होता है? मैंने आपको कई बार बताया है कि चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालव्य है। का वर्ग का कंठ है, चा वर्ग का तालव्य है। दंत के ता वर्ग के दंत कहलाएंगे। ओष्ठ पा वर्ग का ओष्ठ कहलाएगा, और दंतोष्ठ व आपका दंतोष्ठ कहलाता है। फ और व ये आपके दंतोष्ठ होते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, या, रा, ला, वा। अब आपको इसमें से बताना है कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है। तो गाइज इसमें से जो ला है ये आपका पार्श्विक है। रा का प्रकंपित ध्वनि है, प्रकंपित वर्ण है, जो हमने पहले भी ऑप्शन में सही किया हुआ है। यानी इससे पहले क्वेश्चन से एक दिया हुआ था जिसमें रा के बारे में पूछा गया था, प्रकंपित वर्ण के बारे में पूछा गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रा क्या होता है? प्रकंपित होता है, और ला क्या होता है? पार्श्विक वर्ण है। तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है? तो गाइस इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो वर्ड होते हैं ये आपके उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, इसे आपको याद भी रखना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, स्वर या व्यंजन? तो इसको संयुक्त व्यंजन माना जाता है क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। कौन सा? आपका एक होता है जा, दूसरा होता है आपका इया। दो वर्णों से मिलकर आपका ज्ञ बना होता है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको आपके पास कॉलम दिए हुए हैं, इन दोनों कॉलम को आपको मैच करना है। तो सबसे पहला है दंत। दंत कौन से होते हैं? ता वर्ग के जितने भी होते हैं दंत होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? चौथा वाला सही हो जाएगा। मूर्धा, मूर्धा क्या होता है? टा वर्ग के जितने भी होते हैं वो मूर्धा कहलाते हैं, तो ये आपका बी वाला 3 में चला जाएगा। तालु, चा वर्ग के जितने भी होते हैं वो आपके तालु से इनका जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है, तो ये आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। और कंठ, कंठ मैंने आपको बताया का आप मैच कर लीजिए पहला, तो जितने भी का वर्ग के होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो कौन सा? 1 2 सॉरी इसका हो जाएगा 4 3 2 1। देखते हैं कौन सा है? 4 3 2 1। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छ का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? छ एक संयुक्त व्यंजन है। अब ये पूछा गया है कि किन दो वर्णों या किन दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। ऑप्शन भी आपके पास दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। आधा क और श से मिलकर बनता है आपका छ। तो ये आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन अंतःस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो सबसे पहले ये बताइए कि अंतःस्थ कौन कौन से होते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो या, रा, ला, वा ये क्या होते हैं? अंतःस्थ होते हैं। बा क्या है? या, रा, ला, वा में नहीं आता, तो ये क्या होगा? अंतःस्थ वर्ण नहीं होगा, अंतःस्थ व्यंजन नहीं होगा। तो 38 क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो मैंने आपको बार बार रिपीट कराया है कि चा वर्ग के जितने भी आपके जो व्यंजन होते हैं, चा वर्ग में जितने भी आपके वर्ण आते हैं, व्यंजन आते हैं, वो सभी स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है। दंत कौन से होते हैं? ता वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो दंत होते हैं। अब आप इसमें से ये फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा ता वर्ग का नहीं है। तो ता वर्ग का है ही, दा भी है, धा भी है। जो फा है ये आपका क्या है? ता वर्ग का नहीं है, ये पा वर्ग का है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फा आपका दंत नहीं है, फा क्या है? ओष्ठ व्यंजन कहलाता है, ओष्ठ है क्योंकि उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में यह है कि निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन पांचों वर्गों में जितने भी आपके व्यंजन आते हैं सभी स्पर्श होते हैं। और चा वर्ग को हम लोग स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अब आप इसमें से ये देखिए कि कौन सा इन पांचों वर्गों में से बाहर का है। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि डी आपका इसमें से किसी में भी नहीं होता। का स्पर्श व्यंजन का वर्ग के जितने भी होते हैं वो स्पर्श होते हैं, चा वर्ग के भी स्पर्श होते हैं और पा वर्ग के भी स्पर्श होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 में ये है कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। अब आप ये देखिए सबसे पहले कि कौन कौन किससे मिलकर बना है। ए क्या है? छोटा और छोटी से मिलकर बना हुआ है। ए क्या है? छोटा और बड़ी से मिलकर बना हुआ है। ओ क्या है? छोटा और छोटा ऊ से मिलकर बना हुआ है। आ क्या है? आ संयुक्त स्वर नहीं है, ये किसी से भी मिलकर नहीं बना हुआ है। तो आ आपका संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तत्सम शब्दों में होता है। जब भी हम तत्सम पढ़ते हैं तो ज्यादातर वर्णों में हम देखते हैं, ज्यादातर शब्दों में हम देखते हैं कि विसर्ग का यूज होता है। तो यहाँ पास ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है तो आपका कंठ होगा। विसर्ग अनुस्वार और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका कंठ होता है। ये भी आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिनमें पूछा हुआ है किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है। यानी यहाँ रेणु का लिखे हुए हैं, कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन में आपके, और आपको सही बताना है कि शुद्ध मात्रा किस में प्रयुक्त हुई है। तो गाइज यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ये है इसमें सही शुद्ध मात्रा का प्रयोग हुआ है, सही शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ 42 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? अ, बड़ा, ए, ओ। तो इसमें आ का भी होता है। आ को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, एक डंडा नीचे लगाते हैं, एक डंडा ऊपर लगाते हैं। और ओ को क्या करते हैं? ऐसे लगाते हैं, हम ओ को ऐसे लिखते हैं। ए को भी हम कैसे करते हैं? ए को हम ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कौन किसका मात्रा नहीं है? आ का, छोटा आ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता। तो 45 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अघोष वर्ण नहीं है? अघोष कौन कौन से होते हैं? पहला का जो उच्चारण पहले उच्चारण स्थान पे जो आते हैं, पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे जितने भी वर्ड आते हैं वो आपके अघोष कहलाते हैं। जबकि तीसरे, चौथे, पांचवे इस स्थान पे जो वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं? आपके सघोष कहलाते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी क्या है? अघोष नहीं है। जबकि स, ख, श ये आपके क्या है? अघोष है। का भी आपका पहले नंबर पे आता है, ये भी अघोष होगा। टा आपका पहले नंबर पे आता है, ये भी अघोष है। लेकिन ला आपका अघोष नहीं है क्योंकि या, रा, ला, वा, सॉरी या, रा, ला, वा ये और हा ये आपके सघोष वर्ड कहलाते हैं। तो इन्हें भी आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 47 निम्न में से कौन सघोष वर्ड नहीं है। इसके पहले वाले में पूछा गया था कि अघोष वर्ड कौन सा नहीं है, और इसमें पूछा गया है कि सघोष वर्ड कौन सा नहीं है। तो गाइज इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। सी क्यों? क्योंकि स जो है वो क्या है? आपका अघोष वर्ड है। जब ये अघोष है तो सघोष में कैसे आ जाएगा? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी आपका सघोष वर्ण नहीं है। सा जो है आपका सघोष वर्ण नहीं है, सा आपका अघोष वर्ण है। जबकि या, रा, ला, वा, हा ये आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है। यानी कौन से युग्म का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालव्य से होता है। पहला क्या है?
ए ए, दूसरा है चा छा, तीसरा है आपका य और वा, और चौथा है ता और था। तो यहाँ अगर ये देखें तो ये क्या है, मिक्स्ड स्वर है, मिश्रित स्वर है। ये क्या है, आ और ई से मिलकर बना हुआ है, ये आ और बड़ी ई से मिलकर बना हुआ है। आ और छोटा और बड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और छोटी और बड़ी का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालव्य से होता है। जब कंठ और तालव्य का कंठ और तालु का मेल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कंठ तालव्य निकल के आएगा। यानी ए और छोटे ए और ए जो है वो क्या होंगे, कंठ तालव्य कहलाएंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औ का उच्चारण स्थान क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें आपका संयुक्त स्वर पूछा था, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि औ किससे मिलकर बना हुआ है, आ और किसे आ और बड़ा ऊ से मिलकर बना हुआ है। यानी छोटा और बड़ा ऊ को अगर मिलाएंगे तो औ बन जाएगा। आ का उच्चारण क्या है, कंठ है, और बड़ा ऊ का उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। तो कंठ और ओष्ठ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ बन जाएगा। तो औ का उच्चारण स्थान क्या निकल के आएगा, कंठोष्ठ निकल के आएगा। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, यानी औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। फिर उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, दंत, तालव्य या कंठ। जो कंठ है उसमें आपके क वर्ग के आते हैं, और आपका अंगा आता है, आहा आता है, और हा भी आता है कंठ में ही। फिर उसके बाद तालव्य की बात करें तो चा वर्ग के जितने भी होते हैं वो आपके तालव्य में होते हैं, तालव्य में आते हैं। छोटी बड़ी ये भी आपके तालव्य में आते हैं, और या और शा यानी य और शा ये भी आपके तालव्य में आते हैं। दंत की बात करें तो दंत में आपका ता वर्ग आ जाता है, और दंतमूल सा रा और ला ये दंतमूल व्यंजन कहलाते हैं। मूर्धन्य की बात करें तो टा वर्ग के जितने भी होते हैं वो आपके मूर्धन्य में आ जाते हैं, और री और ये खटकोण वाला खा ये भी आपका मूर्धन्य में आता है। तो खा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। तो इसका 50 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श का उच्चारण स्थान क्या है। अभी मैंने आपको बताया है कि य और श का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है, जहां से च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है कौन स्पर्श संघर्षी है। बार बार मैं आपको रिपीट करा रही हूँ कि जितने भी चा वर्ग के होते हैं, यानी चा वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं वो सभी स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चा तो चा वर्ग में आता ही है। तो चा क्या कहलाएगा, स्पर्श संघर्षी हो जाएगा। तो 52 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ई का उच्चारण स्थान क्या है। ई का भी मैंने अभी बताया कि चा वर्ग का, या का, श का, छोटी ई का और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है, तालु का इनका उच्चारण होता है। तो यहाँ भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फा का उच्चारण स्थान क्या है। फा किस वर्ग से रिलेटेड है, प वर्ग से। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फा का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। तो यहाँ सी ऑप्शन 54 का आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 ये दिया हुआ कि ध का उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ध आता किस में, किस वर्ग में आता है। तो हमें पता है ध आपका ता वर्ग में आता है, और ता किससे रिलेटेड है, दंत से रिलेटेड। यानी ता वर्ग के जितने भी व्यंजन है, जितने भी वर्ण है, उनका स्थान उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। तो ध का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। तो 55 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की कुछ कोटि में आता है। यानी रा क्या होता है, प्रकंपित ध्वनि होती है, संघर्षी होती है, या स्पर्श होती है, या अर्धस्वर होता है। तो रा आपका क्या होता है, प्रकंपित होता है। ला आपका पार्श्विक होता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। रा और ला में बहुत कंफ्यूजन होता है। रा आपका प्रकंपित ध्वनि कहलाएगी, और जो ला है वो आपका पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, शा, ख, शाह उष्म व्यंजन होते हैं। अब आप इसमें से ये देखिए कि इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों में से कौन सा डिफरेंट है। रा आपका डिफरेंट है, रा आता ही नहीं है उष्म व्यंजन में। तो रा क्या होगा, उष्म व्यंजन नहीं होगा। तो 57 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर में पूछा गया है कि किस वर्ड का उच्चारण तालु से नहीं होता।
तो मैंने आपको बार बार मैं आपको रिपीट करा रही हूँ बार बार कि जितने भी च वर्ग के वर्ण होते हैं, च वर्ग के जो भी व्यंजन होते हैं, उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। अब आप ये देखिए कि इनमें से कौन सा व्यंजन च वर्ग से रिलेटेड नहीं है। चा तो च वर्ग से रिलेटेड है भी, जा भी है, झा भी है, लेकिन का क्या है, कंठ से रिलेटेड है, यानी का वर्ग से रिलेटेड, जो कि कंठ उसका उच्चारण स्थान है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। का उच्चारण स्थान तालु बिल्कुल नहीं होता, का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यहाँ 58 का डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। कंठ का क्या होते हैं, कंठ में जितने भी का वर्ग के होते हैं वो कंठ से रिलेटेड होते हैं, और च वर्ग के जो होते हैं वो तालु से रिलेटेड होते हैं, प वर्ग के जो होते हैं वो ओष्ठ से रिलेटेड होते हैं। तो ट वर्ग किससे रिलेटेड होंगे, मूर्धा से रिलेटेड होंगे, यानी ट वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो आप उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता। स्पर्श संघर्षी कौन से हैं, च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सभी स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। तो यहाँ च वर्ग का कौन सा नहीं है, था आपका च वर्ग से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका स्पर्श संघर्षी नहीं होगा। जबकि इसके अलावा जितने भी दिए हुए हैं ये सभी स्पर्श संघर्षी माने जाते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। जो क्वेश्चन दिए हुए थे 61, अभी तक हमने 61 क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें से बीच में ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि अर्धस्वर कौन कहलाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि या और वा क्या है, अर्धस्वर कहलाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण स्थान इनका उच्चारण बदलता रहता है। जब हम लिखते हैं तो कभी कभी उच्चारण हम इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो इनका उच्चारण अलग हो जाता है थोड़ा सा, तो इस वजह से इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। तो या और वा कौन से हो जाएंगे, अर्धस्वर कहलाएंगे। तो 61 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 देखते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये इस वीडियो में हमने 62 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको वर्णमाला में भी किसी भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। फिलहाल हम 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ ये दिया हुआ है कि कौन अंतःस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है। तो हम जानते हैं अंतःस्थ कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा अंतःस्थ होते हैं, और श हमारा अंतःस्थ में नहीं आता, यानी श का अंतःस्थ व्यंजन से रिलेटेड कोई भी रिलेशन नहीं है। सा हमारा अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ 62 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर ऐसे ही टाइप के और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे अपने टॉपिक डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके जो भी क्वेरी है सॉल्व कर सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।